जय हिंद। लास्ट एक्ट जो हमने पढ़ा था 1935, उसका पार्ट 1 देखा था। उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स हैं? क्योंकि आज हम आगे की, कल हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा था उसका। आज उसमें और क्या चेंजेस हुए थे, मेजर चेंजेस, और उनके इंटरनली जो सोर्सेस चेंज हुए थे, हमें वो पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन सी नई शक्तियां थी जो भारतीय जनता को दी गई, और ऐसे ऐसे कौन से पावर्स हैं जो वॉइस रॉय के बढ़ा दिए गए या आपकी ब्रिटिश क्राउन के बढ़ा दिए गए। तो इन चीजों को हम आज चर्चा करेंगे, पर यदि आपको कल के पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर हम उसको शुरू करते हैं। क्योंकि क्योंकि आज केवल नई चीजें देखेंगे, मैं अभी रिवाइज करवाऊंगा आपको सारी पुरानी चीजें। पुराने भाग में कहीं कंफ्यूजन आ रहा है क्या आप लोगों को कि ये चीज कैसे हुई? आ रहा है? नहीं आ रहा? पक्का? तो आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कल का। ये पृष्ठभूमि आपको पता है। इन्होंने साइमन कमीशन को भेजा, साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उन्होंने बोला ठीक है आप हमें बना के दे सकते हैं कुछ अच्छा तो बता दीजिए इसमें सभी भारतीय खुश रहे। तो कांग्रेस या फिर भारतीय राजनेताओं ने इसे क्या किया, एक्सेप्ट किया, और उन्होंने बोला ठीक है हम बना के देंगे। तो एक नई समिति बनी जो नेहरू समिति के नाम से जानी गई, और मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो किस नाम से जानी जाती है आपकी? नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट जब दी गई तो किसे लगा कि हमारी शायद इसमें मांगों को ना रखा जाए या हमारे बारे में ना सोचा जाए। मुस्लिम लीग के एक व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना, तो उन्होंने बोला कि मैं इस रिपोर्ट को नहीं मानूंगा, मैं आपको अलग से अपनी 14 सूत्रीय। तो जिन्ना ने क्या करा, अपनी 14 सूत्रीय मांगे रख दी। और इसके अलावा 1930 तक इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। किसने? साइमन कमीशन ने। तो इन तीनों पर चर्चा करने के लिए क्या आयोजित किए गए? गोलमेज सम्मेलन, जो कैसे एकदम क्या निकले, विफल निकले। इनका कोई भी परिणाम नहीं निकला। इनका कोई भी परिणाम नहीं निकला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या जारी किया, आपका व्हाइट पेपर। और व्हाइट पेपर में कहा गया कि हम भारतीयों की शक्तियां बढ़ाएंगे और भारतीयों को ज्यादा स्थान देंगे, चिंता मत कीजिए, इस बारे में हम कार्य कर रहे हैं। फिर आगे जाके क्या किया गया, जब कोई इसका परिणाम नहीं निकला गोलमेज सम्मेलन का, बहुत से भारतीयों द्वारा इसका क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। तब उन्होंने क्या किया, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई, और लॉर्ड लिनलिथगो ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसी रिपोर्ट के आधार पर आपका 1935 एक्ट क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब 1935 एक्ट में सबसे पहला चेंज ये किया गया था, हम जानते हैं कि आपका जो राज्य सचिव है, उस राज्य सचिव की काउंसिल को अब क्या बना दिया गया, एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। उसे एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया, और एडवाइजरी बॉडी बनाने के बाद उसमें जो 15 सदस्य थे इनको कम करके कितना कर दिया, केवल 6 कर दिया। और जो आपका राज्य सचिव था, इस राज्य सचिव के पास एक व्यक्ति और बैठा दिया गया जिसे हम जानते हैं उच्चायुक्त के नाम से। कहीं ना कहीं जो राज्य सचिव, उसकी शक्तियों को क्या किया गया, थोड़ा सा कम किया गया, और शक्तियां किससे दी गई ज्यादा, आपके हाई कमिश्नर या फिर उच्चायुक्त को दी गई। हाई कमीशन समझते हैं, ये चीजें देखी हमने। इसके बाद ये भी हो गया। हाँ, इसमें कोई भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं मिलता है, पर 1919 में मिलता है। अच्छा, 1919 ने किसकी बात की थी, केंद्र में द्वैत शासन या प्रांतों में द्वैत शासन? प्रांतों में द्वैत शासन की बात कही थी। तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था। हमने देखा अभी 15 सदस्य थे, उनको क्या कर दिया गया, 6 बना दिया गया। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया था। इसके बाद हमने एक बड़ा चेंज देखा कि इन्होंने क्या किया, जो आपकी केंद्रीय विधानमंडल था, सदस्य संख्या याद है? जो केंद्रीय विधानमंडल था, आज आप ही बताएंगे सब, इसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। पहले भाग का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा, जिसे हम बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव, और दूसरा जिसे हम बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इन्होंने, इसे हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय विधानसभा, और ये क्या है आपकी राज्य परिषद। ठीक है, चलो, इसमें तो किसी प्रकार का हमें चेंज देखने नहीं मिल रहा। 1919 में भी तो इसी भाग में डिवाइड किया गया था, पर यहां बदलाव किया गया सदस्यों की संख्या में। अच्छा, 1919 में इसमें होते थे 145 सदस्य, अब कितने कर दिए गए, 375 कर दिए गए। 1919 में इसमें हुआ करते थे 60 सदस्य, कितने कर दिए गए, 260 कर दिए गए। अच्छा, केवल सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, इन्हें भी 2 भागों में क्या कर दिया गया,
विभाजित कि आधे सदस्य यहां से आएंगे और बाकी बचे हुए सदस्य यहां से आएंगे, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जो आपके सदस्य आते थे वो केवल ब्रिटिश प्रांतों से आते थे, पर अब इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया कि अब केवल ब्रिटिश प्रांतों से नहीं, और कहां से आ सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से भी आ सकते हैं। तो आपके 375 में से ब्रिटिश प्रोविजन से कितने सदस्य आएंगे, 250, और प्रिंसली स्टेट से कितने आएंगे, 125। बिल्कुल सही। वैसे यहां पर आपके ब्रिटिश प्रोविजन से कितने आएंगे, 156, और यहां 104। तो ये हमने देखा था सबसे बड़ा मेजर चेंज किसमें कि अब आपकी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया और रियासतों को भी बोला है कि आप इसमें आके शामिल हो सकते हैं, पर आपको शामिल होने के लिए क्या साइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपको साइन करना पड़ेगा। अच्छा, कल हमने इस बारे में चर्चा कर ली थी कि रियासतें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा यदि उन्हें इसमें जुड़ना है तो, पर हमने देखा कि ये क्या करना चाह रहे थे, इस सेंट्रल लेजिस्लेटिव का नाम बदल के क्या करना चाह रहे थे, फेडरल लेजिस्लेटिव, यानी संघीय। फेडरल का मतलब क्या होता है, संघीय। पर क्या वो इसमें सफल हो पाए, देखो 1935 में उन्होंने इसका नाम तो जरूर बदला, पर क्या वो सफल हो पाए, वो इंडिया को ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाह रहे थे, प्रांत को मिलाकर वो एक संघ का निर्माण करना चाह रहे थे, पर वो इसमें सफल नहीं हो सके। क्यों सफल नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। पर प्रश्न फिर वही है कि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना क्यों किया, जबकि उन्हें मौका दिया जा रहा था कि वो एक सदन में बैठ के अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। तो रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना क्यों किया, क्यों, देखो थोड़ा सा समझते हैं क्यों मना किया होगा। क्यों मना किया होगा, नहीं क्यों मना किया, इसलिए मना किया क्योंकि देखिए, यदि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते, यानी आप किसका भाग बन जाएंगे, अब या तो काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव का भाग बन जाएंगे, और इसके बाद आपका क्षेत्र भी किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर में। कंप्लीटली नहीं आ रहा, शासन नहीं आएगा, पर कानून बनाने के अधिकार तो आ जाएंगे, क्योंकि आप भी तो उसके सदस्य बन के यहाँ बैठे हैं और आपने साइन भी किया है। मैंने कल आपको बताया था ना कि क्या क्या ब्रिटिशर्स लिख देते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, साइन होने के बाद पता चलता था कि अरे हमने क्या कर डाला। बस यही चीज की सोच थी रियासत के जो सभी आपके अधिकारी अधिकारी नहीं, जो राजा थे, उनमें यही सोच थी कि यदि कल को हम इसमें शामिल होते हैं तो जो भी अधिकार है या कानून बनाने के अधिकार हैं वो ब्रिटिशर्स उसको बाद में मैनिपुलेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी शक्तियों में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इस वजह से रियासतों ने पीछे ही हटना क्या समझा, सही समझा कि हमें नहीं आना संसद में, आपकी सदन में, हम अपने खुद राजा रहेंगे और अपने कानून हम यहाँ के स्वयं बनाएंगे। अब सीधी बात है, अभी आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, और मैं आपको आपके साथ, आपके क्षेत्र के साथ अपनी टीम में ले लेता हूँ, तो अब आपके क्षेत्र की जो कानून है वो तो मेरी टीम मिलकर बनाएगी ना, या हम सब मिलकर बनाएंगे, तो आपकी शक्तियां क्या हो गई, कमजोर हो गई, और आपकी सारी बातें मानने का तो मैं बाध्यकारी नहीं हूं, क्योंकि आप अकेले रियासत के थोड़ी राजा हैं, इतने सारे रियासत के राजा हैं, तो मैं केवल आपकी बात तो मानूंगा नहीं। इसी वजह से सारी रियासतों को ये बात समझ में आई और उन्होंने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार एक प्रकार से कर दिया, जिसकी वजह से कभी भी ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक फेडरल लेजिस्लेटिव नहीं बन पाया। और आगे देखेंगे डिटेल में इस चीज को हम। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमने देख लिया, इसके बाद हमने देखा था केंद्रीय विधायिका में परिवर्तन किया गया है। हमने देखा केंद्रीय विधायिका में क्या परिवर्तन हुआ, बताओ। 1919 में जो आपके विषय थे वो दो भागों में विभाजित किए गए थे, एक था आपका केंद्रीय विषय और एक था आपका प्रांतीय विषय। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता हूं, जब हमने 1919 में चलते हैं वापस से, 1919 में हमने देखा था कि हमने विषयों को दो भागों में विभाजित किया था। पहला विषय था आपका केंद्रीय विषय, दूसरा विषय था आपका प्रांतीय विषय, ठीक है। केंद्र में रखे गए थे 47 सब्जेक्ट्स, प्रांत में रखे गए थे 50 सब्जेक्ट्स। इसके कानून केंद्र बनाता था, इसके कानून प्रांत बनाता था। पर 1919 में इन्होंने क्या किया, प्रांत में द्वैत शासन ला दिया। द्वैत शासन का मतलब है कि इन्होंने एक तो उसको दो भागों में विभाजित कर दिया, और दोनों जो भाग थे उनकी कानून बनाने की शक्ति अलग अलग लोगों में दे दी। एक क्षेत्र की दे दी गवर्नर और मिनिस्टर्स को, और एक क्षेत्र की दे दी गवर्नर और काउंसिल को। क्या हुआ 1919 में, इन प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला ट्रांसफर्ड यानी स्थानांतरित,
और दूसरा यानी रिजर्व्ड मतलब आरक्षित। और इसके कानून बनाते थे गवर्नर और मिनिस्टर्स, और इसके कानून बनाते थे गवर्नर और काउंसिल मेंबर्स। तो प्रांतों में द्वैत शासन देखने मिल रहा है। अब 1935 में इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया? अब 1935 जब आया तो 1935 में उन्होंने बोला कि यार अब दो सब्जेक्ट्स में नहीं हो पाएगा या दो डिवीजन में नहीं हो पाएगा, इसको कितने भागों में बांटो? इसको 3 भागों में बांटो। चलो इसका चार्ट बना हुआ है, देख लेते हैं। ये इसको क्या करो, 3 भागों में आप विभाजित करो। अब केवल केंद्रीय और प्रांतीय विषय नहीं होंगे, अब केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती विषय होंगे। यानी केंद्रीय विषय पर केंद्र कानून बनाएगा, प्रांतीय विषय पर प्रांत कानून बनाएंगे, और समवर्ती जो है उस पर दोनों ही कानून बनाएंगे। फेडरल मतलब क्या होता है आपका? केंद्रीय या संघीय। प्रांतीय। कनकरेंट मतलब समवर्ती। ठीक है, इस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इस पे कानून कौन बनाएगा? प्रांत कानून बनाएंगे। इस पे कानून कौन बनाएगा? दोनों ही कानून बना सकते हैं। और इन सब के अलावा हमने देखा एक और लिस्ट थी आपकी, अपशिष्ट विषय। और ये जो अपशिष्ट विषय था, इस पे कानून कौन बना सकता था? वायसराय। इतना हमने देखा था। बट एक मेजर चेंजेस और हो गए इसमें। हम बात करते हैं कि 1935 में केंद्र में द्वैत शासन ला दिया। अभी हमने देखा प्रांत में द्वैत शासन। वो द्वैत शासन इस प्रकार से आया आपका कि अभी हमने देखा था कि प्रांत में क्या थी आपकी, कितनी लिस्ट थी? 2 थी। पहली कौन सी थी आपकी? स्थानांतरित, जिसे हम ट्रांसफर्ड बोलते हैं। और दूसरी कौन सी थी? आरक्षित, जिसे हम रिजर्व्ड कहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि हमें ऐसी जरूरत समझ में आ रही है, उन्होंने ये बोला कि प्रांत में जो 2 भाग में विभाजन किए गए हैं आपके, पहला स्थानांतरित और दूसरा आरक्षित, इसकी जरूरत अब प्रांत में नहीं है। इसे आप ट्रांसफर कहां कर दीजिए? केंद्र में ट्रांसफर कर दीजिए। अर्थात ये जो पूरा भाग था आपका, ये किस में ट्रांसफर हो गया? केंद्र में। यानी अब केंद्र के 2 भाग बन चुके थे, एक स्थानांतरित और आरक्षित। तो इसलिए बोला जाता है कि 1935 एक्ट ने केंद्र में क्या लेकर आया? द्वैत शासन लेकर आया। यहां तक हमने कल अच्छे से समझ ली थी बातों को। आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद के प्राप्त विशेष अधिकार, यहां से हमें आज देखना है आगे के भाग को। अब तक जो पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम है कि केंद्र में द्वैत शासन क्या होता है, प्रांत में द्वैत शासन क्या होता है? अभी भी किसी को द्वैत शासन शब्द समझ में ना आ रहा हो, काउंसिल शब्द समझ में ना आ रहा हो, ये राज्य परिषद क्या होती है ये सब समझ में ना आ रहा हो, है कोई ऐसा? क्योंकि हम इतने एक्ट्स में इतनी बार इन शब्दों का उपयोग कर चुके हैं कि मुझे लगता है कि आप काउंसिल मेंबर से फ्रेंडली हो गए होंगे। आपको अपने चाचा के लड़के लगने लगे होंगे काउंसिल मेंबर्स, लग रहे हैं। 6 बैठे हैं, जिसमें से 3 आपके कजिन है और 3 बाहर से बुलाए गए हैं, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन नहीं है, ब्रिटिशर्स होते थे, है ना। ब्रिटिश संसद को प्राप्त अधिकार, देखिए इस कानून के अधीन ब्रिटिश, अब देखो आप 1935 एक्ट जब भारत को दे रहे हो तो आपने सारी शक्तियां, हमको ये दिखाया कि आप सारी शक्तियां किसको दे रहे हो? भारतीयों को दे रहे हो। भारतीयों को आप जगह या स्थान भी ज्यादा दे रहे हो। पर ऐसा होता था क्या? इन्हें पता है कि हमें लास्ट में नीचे नोट डालकर लिखना पड़ेगा कि अंतिम शक्तियां किसके पास होंगी। कुछ भी करने से पहले हम चाहें तो उसे खारिज कर सकते हैं। ये पूरी शक्तियां बांट देते थे। खुश हो जाओ। भारतीयों को पढ़ के सुना देते, हाँ तुम अब लॉ बना सकते हो। वहां भारतीय नाचने लगा। हाँ तुम कानून बना सकते हो। हाँ तुम अब से राज्यसभा के अध्यक्ष बन सकते हो। भारतीय डांस कर रहे हैं। नीचे नोट लिखना, एक अंतिम निर्णय ब्रिटिश क्राउन और वॉइस रॉय का होगा, और किसी भी शक्तियों में परिवर्तित करने का अधिकार भी वॉइस रॉय का होगा। कोई भी विलय करने से पहले आपको एक बार वॉइस रॉय से परमिशन लेना पड़ेगा, या विलय करने का अधिकार केवल वॉइस रॉय के पास ही होगा, जो किसका प्रतिनिधि होता था? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता था। और इसके अलावा कोई ऐसा कानून जो ब्रिटिश क्राउन के अधिकार को निम्न करता है, उसे वॉइस रॉय खारिज कर सकता है। अब सारे इंडियन टेंशन में, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। संसद बनाई गई है, भारतीय मस्त खुशी से वहां बैठे हैं, अपने कानून बना रहे हैं। पर अभी भी कुछ ऐसे नियम है, ऐसे कानून है या ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार या अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल किसके पास है? वॉइस रॉय के पास है। देखो, अब उल्लू बनाते हैं भारतीयों को। इस कानून के अधीन ब्रिटिश क्राउन को विभिन्न शक्तियां प्रदान की गई, जिसमें से कुछ ऐसी शक्तियां थी जो ब्रिटिश क्राउन को विशेष अधिकार प्रदान करती थी। यदि 1935 के कानून में भविष्य में कोई सुधार, बदलाव किया जाना है, तब यह शक्ति किसके पास थी? यानी 1935 एक्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन केवल कौन कर सकता है?
ब्रिटिश क्राउन। याद रखना, जब मैं ब्रिटिश क्राउन बोलता हूँ तो उसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही होता है। एक टेक्निकल वर्ड है ये ब्रिटिश क्राउन, तो कंफ्यूज मत हुआ करो, कभी क्राउन कभी संसद, है ना। अतः यह कार्य ब्रिटिश संसद के द्वारा ही किया जा सकता था। भारत में काम करने वाले वायसराय या विधायिका या परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर वायसराय सोचे कि 1935 के एक्ट में ये चीज अच्छी नहीं है, मैं इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं, तो वो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। वो किसके पास है अधिकार? ब्रिटिश संसद। उसमें अब एक्ट बना के कौन भेज रहा है? वायसराय भेज रहा है क्या? एक्ट तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बना के भेज रही है, तो परिवर्तन भी कौन कर सकता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है। भारत से संबंधित भूमि और भूमि के अंतर्गत आने वाली सभी खदानें और खनिज पर किसका अधिकार होगा? ब्रिटिश क्राउन। उससे निकला हीरा या उससे निकला कोहिनूर, वो किसका होगा? ब्रिटिश का होगा। ब्रिटिश क्राउन ही भारत में काम करने वाले सभी अधिकारियों की रैंक निर्धारित करेगा। अधिकारियों को सेवा के बदले उपाधियां दी जाती थी, है ना, जैसे नाइटहुड की उपाधि हो गई आपकी, जैसे हमारे भी आंध्र केसरी और कौन कौन सी उपाधियां चली हैं। तो यदि आपको उपाधियां देना है तो उसका अधिकार भी किसके पास है? ब्रिटिश क्राउन के पास है। ब्रिटिश क्राउन किसी भी मामले में सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा को माफ कर सकता है, अर्थात उसको क्षमा दान की शक्ति देने का अधिकार था। आपको एक शक्तियां कहीं कहीं राष्ट्रपति जैसी शक्तियां जैसी नहीं लग रही हैं? युद्ध अथवा आक्रमण जैसे मामले में भारत की सेना को आदेश दे सकता है। एक्चुअल में भारत की सेना नहीं, ब्रिटिश भारत की सेना, है ना। भारत तो समय आजाद हुआ नहीं है, तो ये किसकी सेना हो गई? ब्रिटिश भारत की सेना। अब वही बात आ गई ना घूम फिर कर। देखो, यदि हमें कोई कानून बनाना है, ठीक है, और वो किसकी शक्तियों को निम्न करता है? वो शक्तियों को यदि निम्न करता है ब्रिटिश क्राउन की, तो उसे क्या कर सकता है ब्रिटिश क्राउन? रद्द कर सकता है। पहली चीज ये बोल दी उन्होंने। और क्या बोला उन्होंने, क्या कर सकते हैं हम? उपाधियां कौन देगा? ब्रिटिश क्राउन देगा। रैंक कौन निर्धारित करेगा? जो ब्रिटिश इंडिया फोर्स है उसे कौन आदेश देगा? ब्रिटिश क्राउन देगा। यदि 1935 एक्ट में कोई चेंज करना है तो ये भी कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। अभी शक्तियां खत्म नहीं हुई हैं, ये तो राजनीतिक शक्तियां हो गई। अब देखते हैं वैधानिक शक्तियां। वैधानिक शक्तियां, ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये तो पहले से होते आ रहा है, चलो कोई नई बात नहीं है। भारत के वायसराय, प्रांतों के गवर्नर, संघीय न्यायालय के न्यायाधीश, इन सभी अधिकारियों को समय समय पर निर्देश कौन जारी करेगा? आप देखो, ये बैठे भारत में है, ठीक है, सैलरी कहां से ले रहे हैं? भारत के राजस्व से ले रहे हैं। कानून किसके लिए बना रहे हैं? भारत के लिए बना रहे हैं। पर लास्ट में अंतिम निर्णय किसका मान रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन का ही मान रहे हैं। आप देखो, ये टीम है ब्रिटिश सरकार की, वॉइस रॉय काउंसिल, उसमें इंडियंस भी हैं, न्यायालय, आपका चीफ जस्टिस इंडियन तो बैठा नहीं है अभी आकर, है ना, पर उसके साथ ही जो सदस्य होंगे वो इंडियन बैठेंगे। तो ये जो लोग बैठे हैं, और एक तरफ आप देखो 375 और 260, देख रहे हो, पूरी की पूरी एक संसद तैयार है आज की संसद की तरह, जो मेहनत कर रही है, जो कानून बना रही है, जो इतनी जगह से इलेक्ट होकर आ रही है। और कानून जब बन जाता है तब यहाँ जो चुनिंदा लोग बैठे हैं, और इन चुनिंदा लोगों के ऊपर जो एक सरकार बैठी है, अंतिम निर्णय कौन ले रहा है? तो आपने इतनी व्यवस्था क्यों बनाई? मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपने द्विसदनी व्यवस्था बनाई, बहुत शानदार व्यवस्था, आज भी भारत उसको फॉलो कर रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पर आपने अंतिम रूप से क्या पूरे अधिकार हमें दिए हैं? नहीं दिए हैं, क्योंकि आप नहीं देना चाहते थे। अभी भारतीय में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि भारतीय समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम इनसे जो मांगे करते हैं, ये उन मांगों को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर मानते हैं और नीचे नोट डालकर लिख देते हैं कि ऐसा हुआ तो हमसे पूछना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो लोग हैं वो इसको लेके बहुत गुस्से में थे। तो अभी देखना धीरे धीरे अभी क्या चल रहा है, ये डोमिनियन स्टेटस की तरह चल रहा है कि हम आपको एक स्वतंत्र रूप तो दे रहे हैं, पर आप अभी भी किसको रिपोर्ट करोगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को करोगे। तो भारतीयों को गुस्सा आएगी, भारतीय बोलेंगे पूर्ण स्वराज। आप अपना डोमिनियन स्टेट अपने जेब में रखो और यहां से निकलो, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। सरकार हमारी, डिसीजन हमारा, कानून हमारा, संसद हमारी, राष्ट्रपति हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, संविधान हमारा, सारी चीजें हमारी होंगी, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। आप सारे के सारे पहली फुर्सत में जहाज में बैठ के यहां से निकल जाओ हमारे देश से। ये चीजें अब आपको देखने मिलने वाली है। इसके बाद और क्या होता था कि सेवा के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना व सेना को विभिन्न प्रकार के निर्देश भी कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। कोई भी देशी रियासत यदि भारत में विलय चाहती है तो ब्रिटिश क्राउन से अनुमति लेना। आप देखो,
इन्हें मान लीजिए यदि कोई रियासत है या कोई क्षेत्र है या कोई देश है वो भारत में मिलना चाहता है तो परमिशन किससे लेना पड़ेगा? ब्रिटिश क्राउन से। पर इन्होंने ये बोला कि यदि भारत के हिस्से को अलग अलग करना है या तोड़ना है तो आप भारतीयों से परमिशन लो, बोला कहीं पर? इन्होंने भारत से जब बर्मा को अलग किया तो पूछा कि अलग करना चाहिए कि नहीं? बस उन्होंने बोला, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुझे ये जरूरत समझ में आती है कि बर्मा भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। उन्हें उस क्षेत्र की ऐसी गतिविधियां समझ में आई तो उन्होंने अलग कर दिया। क्या भारतीयों से वोटिंग ली कि अलग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं ली ना। तभी तो आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो क्या बोला जाने लगा था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड बर्मा। ठीक है, मोनोपोली समझ रहे हो इन लोगों की आप? प्रांतों के गवर्नर तथा भारत के वायसराय कुछ विधेयकों को ब्रिटिश क्राउन के लिए रिजर्व रखते थे। जब तक ब्रिटिश क्राउन इस पर हस्ताक्षर नहीं करते थे तब तक वो पारित नहीं होता था। क्या चल रहा है ये? मतलब हमारी आज के समय में जो लोकसभा किसी कानून को पारित करती है, राज्यसभा उस कानून को पारित करती है। किसी भी कानून को पारित होने के लिए दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। देखो मैं मानता हूँ यहाँ कुछ बच्चे नए हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा का ABCD नहीं पता, आखिर है क्या, ये सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं। बट जब पॉलिटी के सेशंस एंड होंगे, जब तब आप लोग इस चीज में माहिर हो चुके होंगे कि राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो अभी केवल जो ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ एक्ट में, आप वो समझिए। तो आज जब कानून पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में तो अंतिम रूप से साइन होने किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। की जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं करेंगे वो कानून पास नहीं हो सकता। सेम व्यवस्था यहाँ देखने मिल रही है। हमें पता नहीं है, हमें तो 2 संसद उन्होंने दे दी, पर हमारे सिर पर कोई बैठा है और इनडायरेक्टली आज के परिदृश्य में वो हमारा राष्ट्रपति बन के बैठा है, भले हमें पता नहीं है। इस प्रकार से हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये तो उसके विशेष अधिकार। इसके बाद हमने कल देखा था कि संघीय व्यवस्था की संकल्पना की गई थी। मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताता हूं कि संघीय व्यवस्था का मतलब इन्होंने ये सोचा था और होता ये है कि सभी राज्य व प्रांत मिलकर एक संघ का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। क्या भारत एक संघ है? क्या भारत राज्यों का संघ है? राज्यों का संघ मतलब राज्य मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करते हैं और इस संघ को भारत के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। ठीक है, आपके आर्टिकल नंबर 1 में ये चीज आपको देखने मिलती है। पहली बार संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम इस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया जिसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत और सभी रियासतें मिलकर संघीय व्यवस्था का निर्माण करेंगी। इन्होंने बोला कि जो हमारे प्रांत हैं, अब प्रांत मतलब वो क्षेत्र जिस पर शासन किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। और रियासत मतलब वो क्षेत्र जिस पर शासन किसका है? अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि भारत के बीच में कोई देश बैठा हो या कोई ऐसी रियासत बैठी हो जो भारत में जुड़ना नहीं चाहती तो क्या भारत संघ बन सकता रहा? भारत को संघ बनने के लिए सबको जोड़ के अपने पास रखना था। तो वैसे ही केवल प्रांतों को जोड़कर एक संघ बनाया जा सकता है क्या? अगर एक संघ की बॉडी बनानी है, एक बड़ा मैप हमें डेवलप करना है तो हमें रियासतों को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। समस्या यहीं पर आई, रियासतों ने इससे जुड़ने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जिस वजह से ये जो संघीय व्यवस्था बनाने का इन्होंने संकल्पना की थी ये क्या हो गई? फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। रियासतों ने इसे मानने से मना कर दिया। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये नाम आप याद रखना। मिलाकर कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60% होता था। यानी जो आपके ब्रिटिश प्रांत थे और आपके जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे इन्हें मिलाकर ये भारत का लगभग 60% क्षेत्र कवर करते थे। अब बचा 40 कौन ले रहा है? आपका रियासतें। और संघ बनाने के लिए ये पूरा का पूरा 100 चाहिए था, तब ये संघ बनता। परंतु देशी रियासतों को संघ में मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर था। अब ये जो 60% क्षेत्र था इसको संघ में जुड़ना अनिवार्य था क्योंकि ये किसका भाग है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदेश पारित किया कि आपको किस में जुड़ना पड़ेगा? संघ में। पर जो रियासतें थी वो तो ब्रिटिश क्राउन की बात सुनती नहीं थी तो उन्होंने इसमें जुड़ने से क्या कर दिया? अभी आप आगे देखोगे जब हमारा देश आजाद होने की ओर आगे बढ़ेगा तब ये अंग्रेज फिर से एक गेम खेलेंगे हमारे साथ। आगे जाके आप देखोगे क्या गेम खेलेंगे। ये जब हमें आजादी के लिए हमारा नया एक्ट लेके आएंगे, स्वतंत्रता अधिनियम, वहां पर ये लिखने की कोशिश करेंगे कि हम भारत को तो आजाद करते हैं पर जो रियासतें, अभी रियासतें तो क्योंकि अंतिम तक जब तक सरदार पटेल ने हमारे देश को यूनाइट नहीं किया था तब तक रियासतें भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। पर सरदार पटेल ने एक एक व्यक्ति से बात करके उन्हें समझाकर उन्हें भारत संघ में जोड़ा था। सरदार पटेल का भारत संघ बनाने में महत्वपूर्ण नहीं सबसे बड़ा योगदान है। आज आप जो इंडिया का मैप देखते हैं, जो आपको इतना विशाल, इतना खूबसूरत भारत दिखता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ,
उसमें जो एकता देखने मिलती है उसका सारा श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को जाता है। इसलिए उन्हें बोला जाता है द मैन हु यूनाइट इंडिया। इन्होंने ही हमारे भारत को एक किया था। तो हुआ क्या था, अंग्रेजों ने कोशिश ये की थी कि जब वो भारत को आजाद कर रहे थे, उनका ये था कि अगर इस घर से जा रहे हो तो इस घर को सुंदर बना के मत जाओ, इसकी नींवें तोड़ के चले जाओ, खत्म करके जाओ, हमें आपको लेना देना है ही नहीं। उन्होंने कोशिश भी यही की थी कि हम अगर भारत को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक नया रेजोल्यूशन निकाला था, एक्ट में ये लिखा था कि जो रियासतें हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। इस चीज से गांधी जी भी बहुत नाराज हुए थे। सरदार पटेल का तो पारा चढ़ गया था, अगर सामने उस समय आ जाता ना कोई ब्रिटिशर तो बहुत लाते ही लात मारते उसको, ये समस्या हो जाती है उस समय। बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर हमारे राजनेताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश था, क्योंकि ये क्या बात थी, एक तो हम आजादी मांग रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आजादी तो दे रहे हो, सबको बोल रहे हो तुम्हारा घर अलग तुम्हारा घर अलग। यानी भारत को यदि मध्य प्रदेश से आपको बिहार जाना है और उत्तर प्रदेश की स्वतंत्र रियासत है तो आपको उससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, या एक परमिट होना चाहिए कि आप उस देश से निकल रहे हो, या वीजा ले लो उत्तर प्रदेश का, है ना, वरना रूट बदल लो अपना। आज अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना है, चलो यूरोपियन नहीं, यदि आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना है, समुद्र के रास्ते से जाना पड़ता है या हवाई जहाज के रास्ते से जाना पड़ता है। अगर रोड से जाना चाहो तो जा सकते हो, अगर पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध होते तो। पर पाकिस्तान हमें डायरेक्ट एंट्री देता नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, इस वजह से, है ना कहीं वो अपने पिताजी से नाराज चल रहा है कुछ चीजों को लेकर। क्योंकि देखो आज जब उसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है पाकिस्तान की, तो वो इस चीज को लेकर नाराज है कि पिताजी मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं गुस्सा होकर घर से निकला था कि कुछ बनकर लौटूंगा, आज जब मैं कुछ नहीं बन पाया, आज जब मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी स्थिति एक कबाड़ी के मात्र हो चुकी है, तब मुझे अपने पिताजी के आश्रय की आवश्यकता, पिताजी मुझे टमाटर भी नहीं भेज रहे, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो इस चीज को लेकर वो नाराज चलता है ना, और चलने दो, क्योंकि ऐसी नालायक औलाद की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु देशी रियासतों को संघ में मिलना उनकी इच्छा पर निर्भर किया गया, इसलिए देशी रियासतें संघीय व्यवस्था में शामिल नहीं हुई, परिणाम स्वरूप संघीय व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। अब वही सवाल आ गया, अच्छा पहले ये देख लो आप, संयुक्त प्रांत, बंगाल, पंजाब, मद्रास, असम, बिहार, उड़ीसा, केंद्रीय प्रांत बॉम्बे, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये थे आपकी 11 प्रांत। और ये थे आपके ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ा और कुर्ग और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये थे 4 कमिश्नरी क्षेत्र। ये दोनों मिलकर कितना परसेंट, 60% भारत का क्षेत्र बनाते थे। और आपका जो संघीय व्यवस्था बनाने की बात की गई थी, उसमें इनका जुड़ना क्या था, अनिवार्य था, क्योंकि इनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया था कि आप जुड़ना चाहते हो या नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्यों नहीं जुड़े रियासत, निर्वाचन प्रणाली आगे होगा, एक सेकेंड। प्रश्न यह है कि देशी रियासतों ने संघीय व्यवस्था आखिर स्वीकार क्यों नहीं की। वापस वही बात आई, क्योंकि यदि यह संघीय व्यवस्था सफल हो जाती तो रियासतों के आंतरिक मामलों में संघीय सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता। मैंने बोला ना, यदि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्षेत्र भी अब संघीय व्यवस्था का भाग बन चुका है। तो कानून ऐसा नहीं होगा कि कोई कानून बन रहा है कि आज से इस क्षेत्र में ये कार्य किया जाएगा और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो व्यवस्था है ये मेरे रियासत के लिए सही नहीं होगी क्योंकि मेरी प्रजा थोड़ी अलग है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती ऐसा नहीं हो सकता। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कानून सभी के लिए एक समान चलेगा, एक समान रहेगा। तो ये चीजें सोचकर आंतरिक स्वतंत्रता पूर्णतः समाप्त हो सकती थी, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी भी लागू नहीं की जा सकी और रियासतों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोई भी पसंद नहीं करेगा कि कोई हमें संगठन में जोड़कर हमारे आंतरिक मामलों में क्या करे, हस्तक्षेप करे। तो क्यों नहीं शामिल हुए, समझ में आ गया। क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फेडरल सिस्टम उन्होंने बनाने की कोशिश की थी वो फेल क्यों हो गई, समझ में आ गया। आप पर एक चीज देखोगे, ये कुछ भी कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत करें, पर इस चीज को हम नहीं झुटला सकते कि ये जो नीतियां बनाते थे उसमें काम बहुत अच्छा करते थे, है ना। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जो सिस्टम ये लाए हैं। अच्छा 1935 के पहले एक्ट आपका कब आया था, 1919 में आया था, बहुत ज्यादा वर्षों का समय नहीं है ना। लगभग देखा जाए तो आपके कितने वर्षों का समय आ रहा है, 15 वर्ष 16 वर्ष का समय आ रहा है। पर आप ये देखिए इतने कम समय में जब इतना बड़ा सिस्टम, ये सिस्टम किसी शहर को चलाने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये सिस्टम किसी स्टेट को चलाने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये सिस्टम ला रहे हैं पूरी की पूरी एक कंट्री, पूरी की पूरी एक फेडरेशन को चलाने के लिए ला रहे हैं। और आप देखो कहीं ना कहीं मानना तो पड़ेगा ब्रिटिशर्स समझदार तो इस चीज में थे कि वो कोई एक्ट बनाते थे तो उसमें हर एक बारीकी का ध्यान रखते थे। यानी बारीकी का ध्यान रखने से तात्पर्य मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि अरे यार उस समय जल्दी जल्दी में बना दिया, इसमें अब अमेंडमेंट
करना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना पड़ेगा, इस प्रकार का कार्य नहीं होता था। इसी वजह से 1935 को लगभग 50 से 60% सीधा हमने एक्वायर किया है अपने संविधान में। आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है, आज भी अपर हाउस लोअर हाउस है, बस वही चीज है। इसके बाद हम देखते हैं निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन। जो कल आप लोगों को समस्या थी निर्वाचन प्रणाली को लेकर, आज वो चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। देखो, हमने देखा था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, कम करने की बजाय बढ़ा दिया गया। पहले उन्होंने बोला हम मुस्लिमों को क्या देते हैं, पृथक निर्वाचन देते हैं। उन्होंने फिर अगले एक्ट में बोला हम मुस्लिमों के अलावा सिख यूरोपियंस को भी क्या देते हैं, पृथक निर्वाचन देते हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि अब हम महिलाओं और मजदूरों को भी क्या देते हैं, पृथक निर्वाचन देते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 3 करोड़ लोगों को वोटिंग के अधिकार दे दिए। कितने, भारत की 10% जनसंख्या को उन्होंने क्या दे दिया, वोटिंग का अधिकार। अच्छा, पहले कितना था वोटिंग का अधिकार, केवल 17,000, और अब कितना हो गया, तो अब वोट देने वाले बढ़ चुके हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अब जो सदस्य हैं वो अपॉइंट होने की बजाय इलेक्ट होकर आ रहे हैं, और इलेक्ट वो तभी होंगे जब लोगों के पास वोट देने की शक्ति होगी। 1919 के कानून के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। इसका और अधिक विस्तार कब किया गया, 1935 में। लगभग 10% भारतीयों को क्या दिया गया, वोट देने, और इसमें आपको लगभग कितने लोगों को, 3 करोड़ लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिक तथा वर्गीय निर्वाचन को बढ़ा दिया गया, बढ़ाया ना, महिलाओं को भी दे दिया, मजदूरों को भी दे दिया। जाति, लिंग और व्यवसाय 3 आधार पर पृथक निर्वाचन किए गए। दलित हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थे, दलित हिंदू धर्म का हिस्सा थे, जिन्हें हिंदू समुदाय से अलग करने और तोड़ने का प्रयास किया गया। क्योंकि उस समय आजादी की लड़ाई में दलित हिंदुओं के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, पूरा साथ दे रहे थे और आजादी की लड़ाई में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे थे। और इस चीज से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी किसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो उन्होंने उनके दिमाग में इस चीज को डालने की कोशिश की कि आप हिंदू नहीं है, आपका अपना एक अलग वर्चस्व है। और जहां ये बात आती है ना, वहां पे सारे काम बिगड़ जाते हैं, है ना। आज यदि 2 मित्र मिलकर बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, है ना, दोनों की ही उसमें पार्टिसिपेशन है, दोनों ही उसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर अगर किसी ने आके बोल दिया तुम्हें पता है जो भी काम हो रहा है वो सब तुम्हारे कारण हो रहा है, असली मेहनत तो तुम करते हो, वो तो सिर्फ मजे ले रहा है और अपनी वाहवाही लूट रहा है, तो पहली बार तुम बोलोगे अरे भाई ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि वो मेहनत करते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। बट जब वो चीज बार बार कान में आपके गूंजेगी ना, कोई अगला व्यक्ति अगला व्यक्ति अगला व्यक्ति, तो आपके अंदर वो भावना आ जाएगी कि हाँ ये सब किसकी वजह से है, ये मेरी वजह से है। मेहनत कौन करता है, मैं करता हूँ। और वहीं पर काम खत्म हो जाता है कि जब 2 लोग मिलकर उस काम को बेहतर कर रहे थे तब एक मिलकर उसको बेहतर नहीं कर पाता। यही कोशिश की। कुछ तो पता है, भले हमारा जन्म बहुत बाद में हुआ पर हमारे जीन्स में इन लोगों की हरकतें हैं, मानते हो इस बात को, बिगाड़ के तो गए हैं, भारतीयों को बहुत बिगाड़ के गए हैं। इसके बाद ये हो गया हमारा, हमने बात की थी राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव की। अच्छा, जब हमने 1919 में बात की थी तो काउंसिल ऑफ स्टेट में उसका कार्यकाल कितना हुआ करता था, 5 वर्ष हुआ करता था। और जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव था उसमें, अब इसमें बड़े परिवर्तन किए गए। जो आपकी राज्य परिषद है इसका कार्यकाल कितना कर दिया, पहले कितना था, पहले 5 वर्ष था, कितना किया गया, अच्छा इसका कितना किया गया, 5 वर्ष, पहले कितना था, 3 वर्ष था। अब थोड़ा सा भारत में आओ, लोकसभा राज्यसभा का नाम सुना है, लोकसभा स्थायी है, राज्यसभा स्थायी मतलब जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, जिसका कोई कार्यकाल नहीं हो सकता कि 6 साल बाद ये सदन समाप्त होकर नया सदन बैठेगा। क्या लोकसभा स्थिर है, लोकसभा हर कितने वर्षों में विघटित होती है। ये व्यवस्था देखो यहाँ से कॉपी की गई है, आज मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूं, यहां से कॉपीड है ये व्यवस्था। प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात, सुना है, 1/3 सदस्य लोग अपने राज्यसभा के, पर यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट के क्या होते थे, सेवानिवृत्त होते थे, परंतु उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। और यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात इसका विघटन हो जाता था तथा पुनः इसमें चुनाव होते थे। क्या आज ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। उच्च सदन के लिए भी अभी तक क्या चल रहा था कि महिलाओं को उच्च सदन में स्थान नहीं दिया जा रहा था। अब उच्च सदन के लिए भी महिलाओं को क्या किया गया, योग्य माना गया और उन्हें भी इस सदन का हिस्सा बनाया गया। और यहाँ तो वो पहले से सदस्य बन के आ ही चुकी हैं। उच्च सदन अपने सदस्यों में से एक सदस्य को सभापति, क्या आज सभापति होते हैं, और एक सदस्य को उपसभापति, क्या आज उपसभापति होते हैं, बस सेम।
एक सदस्य को सभापति और एक सदस्य को उपसभापति क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अब सेम एज लोकसभा, निम्न सदन में भी सदस्यों में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर बन सकता है। क्या होता है, तो यदि मैं अभी यहां पर लिख दूं राज्यसभा और लोकसभा, केवल यदि मैं कार्यकाल में परिवर्तन कर दूं, क्योंकि इसका 6 वर्ष है, तो आपको देखने मिलेगा कि इन दोनों में तो आज के समय में भी कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आधे से ज्यादा चीजें हमने कहां से अडॉप्ट करी हैं, 1935 से एक्ट की, है ना। अगर आपसे पूछे कि काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों का कार्यकाल 1919 में कितना था, 1935 में, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव का जो कार्यकाल है वो आपका 1919 में कितना था और 1935 में। ये चीजें क्लियर हैं। एक बार जल्दी से सदस्य संख्या बता देना मुझे। चलो एक बार आप बताएंगे, मैं लिखूंगा। अब मैं सब भूल चुका हूं, मुझे नहीं पता क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव और क्या काउंसिल ऑफ स्टेट। विधानमंडल, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, आपको सिर्फ उसके जवाब देना। कितने भागों में, 2 भागों में, ठीक है। पहले भाग का नाम केंद्रीय विधानसभा, दूसरे का नाम राज्य परिषद। अच्छा, हम जो भी अब बातें करेंगे हम 1935 को लेकर करेंगे, ठीक है। चलिए सदस्य बताइए, कितने सदस्य, पक्का 375 सदस्य। कितने सदस्य, 260 सदस्य। चलो ठीक है। क्या कोई डिवीजन हुआ था इसमें, क्या डिवीजन हुआ था, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स, इसमें भी हुआ था क्या। चलो ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स यानी ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र और रियासतें, ठीक है। क्या इनकी सदस्यों को बांटा गया था, तो बता दीजिए यहाँ कितने सदस्य, 250, पक्का। यहाँ पर 150, 125, 125, ठीक है। यहाँ पर 156, यहाँ पर 104, मैं भूल गया हूं, पक्का ना। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, महिलाओं को कहां रख दूं मैं, क्यों यहां नहीं रखूं, क्यों, हाँ, किसकी बात हो रही है, तो महिलाओं को कहां रखूं, दोनों में रखूं ना, स्थान दोनों में दे दूं। तुम लोग जो बोलोगे मैं वैसी सदन बनाऊंगा, वैसी संसद व्यवस्था। अब भारत का भविष्य तुम्हारे हाथों में, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, यहाँ महिलाओं को स्थान दे देता हूं, तो आज से यहाँ महिलाओं की एंट्री होगी और यहाँ पर भी महिलाओं की एंट्री। हाँ, हालांकि आपके विधानसभा ने तो 1919 में एंट्री दे दी थी, पर इसने एंट्री नहीं दी थी, 1985 में इसने एंट्री दे दी। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना बनाया जाए, कितना रखा जाए, कितना, 5 वर्ष। चलो ठीक है, देखते हैं तुम लोग कैसे संविधान निर्माता हो। 5 वर्ष इसका हमने कर दिया कार्यकाल। इसका कितना रख दें, 9 वर्ष। चलो 9 वर्ष रख देते हैं, ज्यादा हो जाएगा यार, ज्यादा नहीं हो रहा है, 9 ही रहने दें, 35, 9, चलो 9। अच्छा ये बताओ, इनमें से हम एक सदन को स्थायी बनाते हैं, एक सदन को अस्थायी बनाते हैं, किसको बना दें स्थायी, इसको 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 स्थायी बना दें। अच्छा इसको स्थायी बना दें, चलो ठीक है। ये लो स्थायी सदस्य, ये हमने बना दिया इसको स्थायी सदस्य। इसका मतलब इसका विघटन अब नहीं हो सकता, और इसे हम क्या बना देते हैं, अस्थायी सदस्य बना दे, अस्थायी सदन बना देते हैं। चलो बना दिया। अब ये बताओ, अस्थायी स्थायी बना दिया, तो इसमें मैं प्रत्येक कितने वर्ष में चुनाव करवा सकता हूँ, 5 वर्ष में। 5 वर्ष के बाद ये विघटित हो जाएगा और इसमें फिर चुनाव होकर नए सदस्य आएंगे। क्या ये विघटित होगा, तो क्या होगा, प्रत्येक 3 वर्ष में क्या कर दूं, 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर देते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। अब यार मान लो किसी ने अच्छा काम किया, वो तो चला जाएगा, तो फिर उसे दोबारा नियुक्ति दे सकते हैं।
तो आपके काउंसिल ऑफ स्टेट में जो सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें दोबारा काउंसिल ऑफ स्टेट में लाया जा सकता है, और इसका कार्यकाल रखा गया 9 वर्ष का, इसका कार्यकाल रखा गया 5 वर्ष का। ये बनाया गया आपका स्थायी सदन और ये बनाया गया आपका अस्थायी। और इसके अलावा एक और चीज, क्या क्या नहीं, वो तो ठीक है, ये आपका लोअर हाउस है, आपको पता है, और ये आपका अपर हाउस है, ये भी आपको पता है। हाँ, लीडर होना जरूरी है ना, कोई सामने रहकर जो बताए कि चलो खड़े हो जाओ, आप बोलो, हाँ आप कानून सुनाओ, हाँ वोटिंग कराना है। हम यहाँ पर एक बैठा देते हैं, क्या, सभापति और एक उपसभापति। यहाँ पर हम बना देते हैं एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर। और ये सारे के सारे चेंजेस किए गए किसमें, 1935 एक्ट में। देखो आप ही लोगों ने लिखा है, ये मत बोलना कि अच्छा था कि नहीं था। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई कि क्या चेंजेस हुए। इसके बाद एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट जिसे आज हम जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के नाम से, जो दिल्ली में स्थित है। मैं आपको सीधे इसको सरल भाषा में बता देता हूं। जब दो प्रांतों के बीच या दो राज्यों के बीच या केंद्र और किसी प्रांत के बीच कोई विवाद की स्थिति होती थी, तो उस विवाद की स्थिति का निपटारा करने के लिए इस एक्ट में फेडरल कोर्ट की बात कही गई, और उस फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई, जो 1950 में आजादी के बाद अब किस नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पर इसका नाम पहले ही सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया था। देखो, दिल्ली में एक संघीय न्यायालय बनाया गया जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य 6 साथी होते थे। टोटल कितने हो गए, टोटल 7 न्यायाधीश थे। इसके मुख्य पहले न्यायाधीश थे मॉरिस गोयायर। इन सभी की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट या महारानी के द्वारा की जाती थी। इस न्यायालय को सभी प्रकार की आधिकारिक और शक्तियां प्राप्त थी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष होता था तो उस मामले की सुनवाई यही करता था। अब ये सब जाने दो, परामर्श देता था, फेडरल के बीच विवाद देखता था। 7 न्यायाधीश में 2 भारतीय थे, आपके एम.एल. जैकब और एम.आर. सुल्तान। इस प्रकार से 2 भारतीय भी संघ में शामिल किए गए। संघीय न्यायालय में 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया और 1950 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो सीधे ऊपर ऊपर समझते हैं, एक कोर्ट की स्थापना की गई है, क्योंकि जब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है सुप्रीम कोर्ट, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हम इसको एकदम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। फिलहाल आप देखो कि 1935 में क्या किया गया, ये एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई है विवादों का निपटारा करने के लिए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश हैं, और उनमें से 2 क्या हैं आपके, भारतीय हैं। इतना याद रख सकते हो। और जब हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया तो आज जो दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट है वो यही है। ठीक है, आगे कोई चेंज, अन्य बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक, आपको याद होगा 1934 में एक एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट। याद रखना 1934 में ही आ गया था। आरबीआई को और बेहतर बनाने का प्रयास किसमें किया गया, 1935 एक्ट में किया गया। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के द्वारा अब की जाएगी। समझ गए, लोक सेवा आयोग कौन सा है आपका, यही आगे चल के क्या बनने वाला है, यूपीएससी। भारत शासन अधिनियम 1935 अब तक का सबसे बड़ा एक्ट था, क्योंकि इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल, काफी बड़ा भाग कहलाता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून को सड़ा गड़ा और सबसे बुरा कानून कहा है। ठीक है, सड़ा और गला हुआ। और नेहरू जी ने भी बहुत अच्छा बोला है, तारीफ तो की है नेहरू जी ने भी। इसे दास्ता, ये दस्ता नहीं है, दास्ता यानी गुलामी, दास्ता व गुलामी का चार्टर कहा है, और अनेक ब्रेक वाली मशीन कहा है। अब अनेक ब्रेक वाली क्यों, देखो गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही, शानदार, यहाँ आगे बैठा हुआ है सेंट्रल लेजिस्लेटिव, पीछे बैठा हुआ है आपका स्टेट ऑफ काउंसिल, मस्त एकदम मोहब्बत की तरह गले लगते हुए चलो कानून बनाते हैं, ये चल रहे हैं। और कानून बना के अपनी भावनाओं में बहे जा रहे हैं, और सामने वायसराय खड़ा है ऐसे, आओ, है ना, रद्द, ब्रेकअप, कहानी खत्म। इसलिए वो बार बार जो आप कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उस पर ब्रेक लगाने का काम ये जो पावर्स दी गई है ब्रिटिश क्राउन को वो कर रहा है। तो नेहरू जी ने क्या बोला, इसे अनेक ब्रेक वाली मशीन, यानी मशीन चलते हुए बार बार उस पर क्या लगा देते हो आप, ब्रेक, अर्थात ऐसी मशीन जिसमें वायसराय व गवर्नर ब्रेक पैदा कर सकते हैं। तो ये बदलाव थे सारे, बदलाव तो बहुत सारे हुए हैं, पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यही थे जो 1935 एक्ट के तहत किए गए। तो मैं मान के चलूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। कोई डाउट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप अगर इसको एक बार रिवाइज करते हैं तो आप देखेंगे कुछ नहीं है, लेजिस्लेटिव में चेंजेस हुए हैं, जो केंद्र में द्वैध शासन आया उसमें कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं किया गया है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई अभी लेक्चर में
कि जो आपके 11 प्रांतीय क्षेत्र थे उसमें से 6 प्रांतीय क्षेत्रों में एक शासन लागू किया था, द्विसदनीय शासन, है ना। आप वो पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसा ज्यादा खास नहीं है। उन्होंने क्या किया था, पर अब जब द्विसदन की बात आती तो आप बोलोगे फिर से द्वैत शासन आ गया। तो यहाँ द्वैत शासन की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड नहीं किया गया था। द्वैत शासन उसे बोला जाएगा जहां सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड में डिवाइड किया गया, प्रांतों में डिवाइड किया गया था क्या। तो आप उसको बस रीड कर लीजिएगा कि 11 में से जो 6 प्रांत थे उनमें द्विसदनीय व्यवस्था थी। बचे कितने, कितने प्रांत बचे, 5 में एक सदनीय व्यवस्था थी। इतना याद रख सकते हो। 11 में से 6 में कैसी व्यवस्था थी, द्विसदनीय, और बाकी 5 में एक सदनीय व्यवस्था थी। अब जाते जाते मुझे एक चीज बता के चले जाओ कि मैं केंद्र हूं, मैंने सब्जेक्ट्स को 2 भागों में विभाजित किया है, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। जल्दी बताओ कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में कानून कौन बना सकता है, वॉइसरॉय और, बिल्कुल सही। और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स उस पर कौन बना सकता है, वॉइसरॉय और काउंसिल। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग। एक्ट बस अच्छे से रिवाइज करना। अब हम संविधान की टाइमलाइन को चेंज करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। अब क्रांतिकारियों की नजरिए से हम बात करेंगे। अब तक तो हम ब्रिटिशर्स बन के चीजों को देख रहे थे, जो ब्रिटिशर्स एक्ट ला रहे थे। अब समय आ गया भारतीय बनने का, ठीक है। अब हम नहीं छोड़ने वाले इन लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको चीजें बताऊंगा जो क्रांतिकारियों या राजनेताओं के द्वारा मांगे की गई, और क्या क्या मांगों को माना गया और क्या क्या उसमें बड़े चेंजेस की गए, ये अब हम देखेंगे। क्लियर है। तो जो डाउट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आप लाइए, और डाउट नहीं है तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो और नोट्स मेकिंग करो। पीडीएफ कोई प्रिंट नहीं करवाएगा। ओके, जय हिंद।